Hello students, welcome back to financial reporting classes. My name is Dipali and I am in ACCA. So आज हम शुरू करेंगे chapter number 2 of Kaplan, which is tangible non-current assets. ठीक है, अब इस chapter में basically 4 standards cover किए गए हैं, which are IAS 16, property, plant and equipment. Then we have IAS 20, which is government grants. Then we have IAS 23, which is borrowing cost. And then we have IAS 40, which is investment property. ठीक है, so आज हम शुरू करेंगे, सबसे पहले शुरू करेंगे IAS 16, which is property, plant and equipment. Okay, अब talking about property, plant and equipment, PPE. So PPE का रिकॉग्निशन कब होता है? रिकॉग्निशन, देखो एक चीज हमें ध्यान रखनी है, किसी भी स्टैंडर्ड में 4 चीजें होती हैं. सबसे पहले होता है उसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद उसकी होती है रिकॉग्निशन, देन उसका होता है मेजरमेंट, एंड देन उसका होता है डिस्क्लोजर. सो मेजरमेंट तो बेसिकली क्या बताता है, अलग अलग तरीके बताता है कि उसको किस कॉस्ट पे रखना है, उसको कैसे मेजर करना है, राइट, वो अमाउंट बताता है बेसिकली. ठीक है, और डिस्क्लोजर क्या होता है? डिस्क्लोजर्स जो फाइनेंशियल अकाउंट्स के बाद जो डिस्क्लोजर्स आते हैं, नोट्स टू द अकाउंट्स, तो क्या क्या उस स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्या क्या है जो डिस्क्लोज करना है, वो किसका पार्ट बनते हैं? डिस्क्लोजर्स का पार्ट बनते हैं. ठीक है, और रिकॉग्नाइज क्या करना होता है? रिकॉग्निशन किसको बोलते हैं? जब वो डेफिनेशन को मीट करता है तो उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. ठीक है, अगर वो पीपीई जो है वो डेफिनेशन को मीट करेगा तो उसको किसकी तरह रिकॉग्नाइज करेंगे? उसको एसेट की तरह रिकॉग्नाइज करेंगे. ओके, सो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या बोलता है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को एसेट की तरह तब रिकॉग्नाइज करेंगे व्हेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इट इज प्रोबेबल, when it is probable that future economic benefits will flow to the entity, ठीक है. when it is probable, ये probable है कि future economic benefits associated with that asset will flow to what? will flow to the entity. ठीक है, it can be measured reliably. एसेट की जो वैल्यू है उसको भी क्या कर सकते हैं? रिलायबली मेजर कर सकते हैं. इट कैन बी मेजर्ड रिलायबली. ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या किया है? थर्ड पॉइंट है कि इट इज हेल्ड बाय द बिजनेस, इट इज हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर व्हाट? टू बी यूज्ड इन द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. एक तो इट इज हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड. एसेट क्या होता है? नॉन करंट एसेट क्या होता है? नॉन करंट एसेट वो एसेट होता है जिस दैट इज हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, मतलब ओवर द इयर्स उसको क्या करता है? बिजनेस होल्ड करके रखता है. और क्यों यूज किया जाता है? टू बी यूज्ड फॉर द ऑपरेशंस और फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, सो उसको क्या होता है? उसको बोलते हैं पीपीपी, पीपीई, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. ओके, चलो लेट्स रीड अबाउट इट. So an item of property, plant and equipment should be recognized as an asset when it is probable that future economic benefits associated with that asset will flow to the entity. Very first thing. The cost of the asset can be measured reliably. Second thing, held by an entity for more than 1 accounting period for use in the production. या तो हम उसको प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं. प्रोडक्शन किसका? गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन. ठीक है, और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस. ठीक है, या फिर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए क्या किया जा रहा है? यूज किया जा रहा है. ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले पीपीई की मेजरमेंट के बारे में. ओके, तो या तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसका इनिशियल मेजरमेंट और फिर हम उसका बात करेंगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के बारे में. सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे इनिशियल मेजरमेंट और फिर हम बात करेंगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के बारे में. इनिशियल मेजरमेंट किसी भी एसेट का किस पे होना चाहिए? उसके कॉस्ट पे होना चाहिए. ठीक है, कॉस्ट मॉडल बोल लो या फिर किस पे होना चाहिए? उसकी कॉस्ट पे होना चाहिए. मतलब एक एसेट को हम बुक्स में, ठीक है, जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग है उस पे किस वैल्यू पे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे? इनिशियली जब हम उसको खरीदते हैं तो उसको उसकी कॉस्ट पे करेंगे.
क्या करेंगे, जब हम उसको खरीदते हैं तो उसको उसकी कॉस्ट पे करेंगे। तो क्या क्या होगा, ठीक है, तो इसमें आ जाएगी परचेज कॉस्ट। अब इस कॉस्ट में क्या क्या कॉस्ट इंक्लूड होगी, एक तो होगी परचेज कॉस्ट, ठीक है। सबसे फर्स्ट कितने पे परचेज किया, मान लो मैंने एक लैंड परचेज करी और मुझे उसमें बिल्डिंग बनानी है, तो लैंड मैंने लेट्स से 10 मिलियन में परचेज करी, तो सबसे पहले लैंड की जो कॉस्ट है परचेज कॉस्ट वो, ठीक है। फिर क्योंकि मुझे उस पर बिल्डिंग बनानी है तो उस पर मैंने मटेरियल्स लगाए, मैंने उस पर लेबर लगाया, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, किस पे, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो, ठीक है। उसके अलावा एनी अदर कॉस्ट फॉर ब्रिंगिंग दैट एसेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन, ठीक है, प्रेजेंट लोकेशन पे लाने के लिए उसकी कोई भी कॉस्ट, प्रेजेंट लोकेशन। लेट्स सपोज मेरे को एक मशीनरी लगानी है, ठीक है। अब मशीनरी लगाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे मेरी फ्लोर पे एक खड्डा खुदवाना है, ठीक है। तो वो जो मैं खड्डा खुदवा रही हूँ, तो उस खड्डे को खुदवाने के लिए मैंने जो भी कॉस्ट पे करी, सबसे पहले तो मशीन को मेरे प्रेमाइसिस पे लेकर आई तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी, फिर खड्डा खुदवाया उसकी कॉस्ट लगी, फिर उसको इंस्टॉल कराया मतलब इंस्टॉलेशन कॉस्ट वो लगी। तो ये सारी क्या होगी, ये उस प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट में जुड़ जाएगी, जितनी भी कॉस्ट लग रही है। एक तो उसकी परचेज कॉस्ट, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी को जिस प्राइस पे परचेज किया पहले वो वाली, फिर उसको प्रेमाइसिस पे लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फिर उसको इंस्टॉल करने के लिए अलग कॉस्ट, राइट। फिर उस पे मान लो ट्रेनिंग करी, फिर उस पे मैंने टेस्टिंग करी, टेस्ट भी तो करूंगी ना कि चल रही है कि नहीं चल रही, तो उसकी टेस्टिंग कॉस्ट, ठीक है। ये सारी क्या होगी, ये इसका पार्ट बन जाएगी, वो उसकी जो कॉस्ट होगी उसका पार्ट बनेगी, ओके। प्रेजेंट लोकेशन पे लाने के लिए सो एनी इंस्टॉलेशन कॉस्ट, एनी इंस्टॉलेशन और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गया, ठीक है। देन लगेगी बोरोइंग कॉस्ट। अब ये बोरोइंग कॉस्ट क्या होता है, ये पार्ट बनेगा हमारा IAS 23 का, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। फिर आती है डिसमेंटलिंग कॉस्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, डीकमीशनिंग कॉस्ट, डीकमीशनिंग कॉस्ट। अब डिसमेंटलिंग या डीकमीशनिंग कॉस्ट जो है वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। चलो लेट्स रीड। So purchase cost, delivery cost or any other cost incurred to bring the asset to its present location, legal fees and stamping fees. Yes. कोई भी लीगल फीस अगर हम पे कर रहे हैं, किसी लॉयर को कुछ लैंड खरीदनी है तो लॉयर को कुछ पे कर रहे हैं, या स्टैम्प पेपर्स बनवा रहे हैं, स्टैम्प पेपर्स पे जो डीड वगैरह बनेगी वो सारी उसकी लैंड की कॉस्ट में जुड़ेगी। सो एनी लीगल एंड स्टैम्पिंग फीस, इनिशियल ट्रायल्स एंड टेस्टिंग जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, फिर डिसमेंटलिंग कॉस्ट एंड देन दी बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट की। अब डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होती है, अच्छा अब डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होती है, मान लो मैं एक माइनिंग फैसिलिटी लगा रही हूं, ठीक है, माइनिंग फैसिलिटी लगा रही हूं किसी कंट्री में जाके, ठीक है, जहां माइनिंग बहुत ज्यादा होती है वहां पे जाके, बट वहां की गवर्नमेंट क्या बोलती है मुझे, वहां का एक लॉ है कि आज मैंने अपनी माइनिंग फैसिलिटी लगा ली, ठीक है, और मैंने 10 साल तक वहां पे एक्सट्रैक्शन किया, ठीक है, मैंने 10 साल तक वहां पे लेट्स सपोज कोल का एक्सट्रैक्शन किया, ठीक है। तो वहां की गवर्नमेंट क्या बोलती है कि 10 साल के बाद आपको अपनी जो फैसिलिटी है उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, और उसको हटाने के बाद जो भी आपने एक्सट्रैक्शन करके जो भी उस वहां के एनवायरनमेंट को जो भी हार्म पहुंचाया है उसको रिस्टोर करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। सो बेसिकली वो जो साइट है उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। तो 10 साल के बाद मुझे पता है कि साइट रिस्टोरेशन, जो ये रिस्टोरेशन मुझे करनी पड़ेगी 10 साल बाद, ठीक है, इसके लिए मुझे कम से कम $20 मिलियन लगेंगे। वो साइट रिस्टोरेशन जो है, साइट रिस्टोरेशन, ठीक है, उसमें मुझे क्या लगेगा, मुझे $20 मिलियन लगेंगे, मुझे $20 मिलियन लगाने पड़ेंगे, ठीक है, उस साइट को रिस्टोर करने के बाद। मतलब पहले अपनी जो मेरी माइनिंग फैसिलिटी है उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा, उसको मतलब हटाना पड़ेगा वहां से, और फिर उस पूरी साइट को रिस्टोर करने में मुझे $20 मिलियन लगेंगे, ठीक है। तो ये जो $20 मिलियन है, लेकिन ये मुझे कब लगेंगे, 10 साल बाद लगेंगे। भाई आज ईयर 1 है, ठीक है, और ये ईयर 10 है, ईयर 10 पे मेरे को क्या लगेंगे, $10 मिलियन लगेंगे, ठीक है, सॉरी $20 मिलियन लगेंगे। तो मैं क्या करूंगी, इसकी आज की तारीख में ईयर 1 में इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो मुझे निकालनी पड़ेगी। सो ये 20 मिलियन तो 10 साल बाद है, तो इस 20 मिलियन की आज की क्या वैल्यू है, ठीक है, इस 20 मिलियन की
आज की क्या वैल्यू है, इसकी जो भी आज वैल्यू आएगी वो मेरी माइनिंग फैसिलिटी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। पहले माइनिंग फैसिलिटी को अभी तो मैं बना रही हूँ, राइट, पहले मैंने लैंड परचेज करी, वहां पे मैंने जो सेटअप लगाया, मशीनरी लगाई, जो 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 मैंने लगाया वो सबकी कॉस्ट, और उसमें फिर डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो है वो लगेगी, प्रेजेंट वैल्यू, जो भी इसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी वो क्या करूंगी, वो भी मैं इस कॉस्ट में ऐड कर दूंगी, उसको भी मैं क्या करूंगी, इस कॉस्ट में ऐड कर दूंगी। ठीक है, लेकिन किसको ऐड करना है, ये जो $20 मिलियन है इसकी प्रेजेंट वैल्यू को ऐड करना है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू को ऐड करना है। अब इस प्रेजेंट वैल्यू का क्या मतलब है, ये जो प्रेजेंट वैल्यू है इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब ये जो 20 मिलियन है इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, राइट, ये निकालने के लिए हमें दिया हुआ होगा एक डिस्काउंटिंग रेट, डिस्काउंटेड रेट, ये क्वेश्चन आपको देगी, राइट। अब ये डिस्काउंटेड रेट बेसिकली क्या होती है, सो ये डिस्काउंटेड रेट जो है वो बेसिकली ये रेट है कि अगर मान लो आज ये पैसा मैं कहीं इन्वेस्ट करती, सो बेसिकली दिस इज अ फॉरगोन रेट, फॉरगोन रेट। ठीक है, कि अगर मान लो आज ये पैसा, ये जो 20 मिलियन का जो प्रेजेंट वैल्यू है, इसको आज अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करती तो मुझे उस पर कितना इंटरेस्ट मिलता, राइट। सो इट इज कितना, सो कितना मिलता अगर मैं उसको कहीं पे इन्वेस्ट करती। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ फॉरगॉन रेट। ठीक है, सो ये क्वेश्चन में हमें क्या होगा, गिवन होगा, और क्वेश्चन हमें ये भी बताएगी कि हमें 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद, ओके, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग बोलेगा कि कितने पैसे, कितना पैसा हमको देना है एज डिसमेंटलिंग कॉस्ट, राइट। सो हम क्या करेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, सो पीवी इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू, वट एवर फ्यूचर वैल्यू दैट वी हैव टू पे, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 4 मिलियन, 35 मिलियन, आई डोंट नो, द क्वेश्चन विल टेल यू। उसको इनटू करेंगे 1 डिवाइड बाय 1 प्लस r रेज टू द पावर n। ठीक है, अब ये r क्या है, सो दिस r refers to the discounted rate, discounted rate, the question will give you this। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा। और n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल बाद पेबल है, नंबर ऑफ ईयर्स, 10 साल बाद, 5 साल बाद, तो नंबर ऑफ ईयर्स आपको गिवन होगा। ओके, अब ये आप कैसे निकालेंगे, ये आपको इसके लिए, इसको कंप्यूट करने के लिए आपको एक साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, राइट, साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो ये वाला जो कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है, आप इसको यूज करेंगे। ओके, सो आपकी जो भी फ्यूचर वैल्यू है, लेट्स सपोज 10 मिलियन है, तो आप आराम से 10 मिलियन लिखिए यहाँ पे। ठीक है, 10 मिलियन, देन आप इसको डिवाइड करेंगे 1, और 1 प्लस रेट, लेट सपोज आपकी रेट है 5%, सो 5% को आप कैसे लिख सकते हैं, 0.05, सो 1 प्लस 0.005 रेज टू द पावर, रेज टू द पावर, ये यहाँ पे इसमें एक सिंबल रहता है थर्ड लाइन में, रेज टू द पावर। ठीक है, दिस वन रेज टू द पावर, लेट्स से आपको 10 साल पेबल है, 10 साल बाद पेबल है, तो यहाँ पे रेज टू द पावर 10। ओके, तो इससे आपको क्या निकल जाएगी, आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इसमें, सिंपल, 10 मिलियन, पहले आप 10 मिलियन लिखेंगे, 1 2 3 1 2 3, ये आपने 10 मिलियन लिखा। उसके बाद आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, 1 प्लस 0.05, तो इसको आप ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे, ये कितना बनेगा, 1.05 बनेगा, ब्रैकेट के अंदर होगा ये। ठीक है, तो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पे डिवाइड करेंगे ब्रैकेट, सी यू कैन सी द ब्रैकेट ओवर हियर, तो आप ये ब्रैकेट लगाएंगे एक 1.05, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, सी हियर, एंड देन इसको आप करेंगे रेज टू द पावर, ये देखो मैंने रेज टू द पावर लगाया, एंड देन रेज टू द पावर 10, एंड देन इक्वल्स टू, तो आपका आंसर आएगा, तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 6139132। सो ये हो गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ये क्या हो गई, ये हुई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। तो ये जो है प्रेजेंट वैल्यू, ये उस माइनिंग फैसिलिटी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। जो भी पहले आपने लैंड की कॉस्ट लगाई x, फिर आपने उस पे जो भी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट थी, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो सारे, एंड देन उसमें ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू वो क्या हो जाएगी, इसमें ऐड हो जाएगी। ये कितनी आई थी,
613,913,2 ओके, और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी, माइनिंग फैसिलिटी की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये अभी पेबल नहीं है आपको, ये कब पेबल है आपको, ये पेबल है आपको आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स, और 10 इयर्स में के बाद कितनी पेबल है आपको, 10 मिलियन पेबल है, कितनी पेबल है, 10 मिलियन पेबल है। तो आप क्या करेंगे, आज इसका एक प्रोविजन बनाएंगे, तो आप उस प्रोविजन की एंट्री क्या करेंगे, डेबिट नॉन करंट एसेट, डेबिट क्या करेंगे, नॉन करंट एसेट, और क्रेडिट करेंगे क्या, क्रेडिट जो आपको क्रेडिट करना है वो आपको करना है नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी 613,913,2। तो आपका एसेट तो इतने से बढ़ गया और आपकी लाइबिलिटी 613,913,2 इतने से बढ़ गई, ठीक है। लेकिन आपको इंटरेस्ट कितना पेबल है, 10 मिलियन पेबल है। तो आप क्या करेंगे, हर साल एवरी ईयर आप क्या करेंगे, इस लाइबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, इस लाइबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। और इंक्रीज कैसे करेंगे, उस इंटरेस्ट रेट से इंक्रीज करेंगे। कितनी इंटरेस्ट रेट थी, 5% थी, राइट, 5% इंटरेस्ट रेट थी। तो आप उसको 5% से एवरी ईयर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज कैसे करेंगे, सो आप करेंगे डेबिट फाइनेंस कॉस्ट। सो आप बेसिकली इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं अपना, हर साल क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। तो फाइनेंस कॉस्ट, इसको बोलते हैं अनबाउंडिंग द इंटरेस्ट, अनवाइंडिंग द इंटरेस्ट बोलते हैं इसको। तो आप इंटरेस्ट बढ़ाते हैं हर साल, और क्या करते हैं, इंटरेस्ट हर साल चार्ज करते हैं और अपनी लाइबिलिटी को बढ़ाते जाते हैं। और क्रेडिट करेंगे क्या, नॉन करंट लाइबिलिटी। सो 613,913,2 का 5% इधर आ जाएगा और आपकी लाइबिलिटी इतने से बढ़ जाएगी, ठीक है। ये आएगा आपका 613,913,2 का 5%, विच विल बी 306,956, 306,956। तो आपकी लाइबिलिटी क्या होगी, इतने से बढ़ जाएगी, फिर उसके 5% से बढ़ जाएगी, फिर उसके 5% से बढ़ जाएगी। सो एवरी ईयर, सो 10 साल बाद आपकी ये जो नॉन करंट लाइबिलिटी होगी दैट विल रीच टू 10 मिलियन, ठीक है। वो कितनी हो जाएगी, 10 मिलियन बढ़ जाएगी, ओके, 10 मिलियन तक पहुंच जाएगी। चलो लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन दिस, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा, ओके। सो द क्वेश्चन सेज, ओके, आप क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ना। इफ एन ऑयल रिग was built in the sea, the cost to be capitalized is likely to include the cost of constructing the asset and the present value of the cost of dismantling it. Okay, if the asset costs 10 million to construct and would cost 4 million to remove in 20 years, कितना, 4 million in 20 years, मतलब 20 साल बाद 4 million लगेगा उसको ऑयल रिग को वहां से क्लियर करने के लिए, then the present value of the dismantling cost must be calculated if interest rates were 5%, ठीक है। तो अब हम खुद करते हैं क्वेश्चन, इंटरेस्ट रेट कितनी बोल रहा है हमको, 5% बोल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम इसका पीवी निकालेंगे, ठीक है। पीवी कैसे निकालोगे, कितना पेबल है, 4 मिलियन, सो 4 मिलियन लिखो, 4 मिलियन 5% रेट है, 1 + 0.05 रेज टू द पावर 20। देखो ये कितना आएगा, ये आएगा 1 2 3 डिवाइड बाय ब्रैकेट 1.05 ब्रैकेट क्लोज रेज टू द पावर 20। ये आ गया मेरा 1507558, ठीक है, ये आ गया। सो आज इसकी कॉस्ट में, ठीक है, आज इसकी कॉस्ट, इनिशियली कॉस्ट कितनी लग रही है, 10 मिलियन, राइट, कितनी बोल रहा है, हाँ 10 मिलियन लग रही है। सो 10 मिलियन लगेगी एक तो, ठीक है, प्लस cost of this present value of dismantling which is 1507558, which will be 11,507,558, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो ऑयल रिग होगा उसकी कॉस्ट होगी, ऑयल रिग होगा उसकी कॉस्ट है 11,507,558, ओके। अब क्या लगेगा इस पे, अब हमको इसका इंटरेस्ट अनबाउंड करना है, राइट, तो वो कैसे करेंगे हम, सो उसकी एंट्री क्या करेंगे, उसकी एंट्री होगी डेबिट फाइनेंस कॉस्ट एंड क्रेडिट नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, और वो कितनी होगी, सो 1507558 इंटू 0.05 कितना होता है, देखो
इट इज 75,377, 75,377। तो ये तो एसेट साइड पे हो गया। अब नॉन करंट लाइबिलिटी साइड में क्या होगा? डिसमेंटलिंग कॉस्ट प्रोविजन, डिसमेंटलिंग कॉस्ट प्रोविजन कितना? 1507558, ये तो शुरू में लगाया था ईयर के स्टार्टिंग में, प्लस जो अनबाउंड किया इंटरेस्ट 75,377 करो 1507558, so this will be 1582935, 1582935, yes, ये हो गया हमारा डिसमेंटलिंग प्रोविजन। Each year the liability would increase by the interest rate 5%. In year 1 this would mean the liability increases by 75,378, right? Making the year end liability 1582936। देखो 1582936 हमारा भी यही आया था, yes, 1582936, ठीक है। अब लेकिन इसको अब हम डेप्रिशिएट किस पे करेंगे? इस वाली वैल्यू पे। अब से हम एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे एवरी ईयर, ठीक है। एवरी ईयर एसेट को हमें इस पे डेप्रिशिएट करना है, ओके। चलो लेट्स मूव फर्दर। ओके, सो नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है? एन एंटिटी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑन अ बिल्डिंग फॉर इट्स ओन यूज ऑन 1st April 2007 and incurred the following cost. Okay, so purchase price of land 250,000। अच्छा ऊपर देखो 000 भी दे रखा है, मतलब 250 million, stamp duty 5 million, legal fees 10 million, site preparation and clearance 18 million, materials 100 million, labor पीरियड 1st April 2007 से लेके 1st July 2008। ओके, मतलब कितना हुआ ये? कितने ये है, कितने लेबर जो है ये कितने टाइम का है? सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 9 मंथ्स, ठीक है। 9 एंड देन 7 मंथ्स, ओके। पहले तो 9 मंथ्स यहाँ से 2007 के और 2008 के, सॉरी 6 मंथ्स, तो ये कितने हो गए? सो दिस इज मोर देन 12 मंथ्स। ये 15 मंथ्स के हैं। कितने के हैं? ये 15 मंथ्स का लेबर है, ओके। फिर आर्किटेक्ट्स फीस विच इज 20 मिलियन एंड जनरल ओवरहेड्स, ओके। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो रेलेवेंट। मटीरियल कॉस्ट वर ग्रेटर देन एंटिसिपेटेड। मटीरियल कॉस्ट यहाँ पे हमको कितनी दे रखी है? 100 मिलियन दे रखी है। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वॉज फाउंड दैट मटीरियल्स कॉस्टिंग 10 मिलियन हैड बीन स्पॉइल्ड। तो इस 100 में से 10 मिलियन का स्पॉइल हुआ, पहले ये बोल रहा है, and therefore wasted, and a further 15 million was incurred on materials as a result of faulty design work, okay, ठीक है। As a result of these problems, work on the building ceased for a fortnight during October 2007, and it is estimated that approximately 9 million of the labor cost relate to this period, ठीक है। The building was completed on 1st July 2008 and occupied on 1st September 2008, okay। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग दैट विल बी इंक्लूडेड इन टेंजिबल नॉन करंट एसेट एडिशंस, ओके, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक कॉस्ट को ऐड करना। सबसे पहले परचेज कॉस्ट लेते हैं। सबसे पहले विल स्टार्ट विद द परचेज कॉस्ट, जो कि कितनी है? 250 मिलियन है, ओके। सो सबसे पहले लेट्स टेक दिस 250 मिलियन। देन इसके बाद स्टैम्प ड्यूटी, यस, स्टैम्प ड्यूटी भी आएगी। स्टैम्प ड्यूटी कितनी थी? स्टैम्प ड्यूटी है अराउंड 5,000, 5 मिलियन। आफ्टर दैट वी हैव लीगल फीस। सो लीगल फीस कितनी है? लीगल फीस है अराउंड 10 मिलियन, ये इधर 5,000 है। देन वी हैव साइट प्रेपरेशन एंड क्लियरेंस, यस, ये भी आएगी कितनी? 18 मिलियन। साइट प्रेपरेशन एंड क्लियरेंस 18 मिलियन। देन मटीरियल्स। मटीरियल्स के बारे में अब क्वेश्चन ने क्या दिया है? मटीरियल्स के बारे में क्वेश्चन ने बोला है कि इस 100 मिलियन में से, क्वेश्चन ने बोला है इस 100 मिलियन में से ये जो 10 मिलियन था वो पहले तो खराब हुआ, और फिर इस 10 मिलियन के बाद इसको ठीक करने के लिए 15 मिलियन का एक्स्ट्रा मटेरियल लगाना पड़ा, नया मटेरियल लगाना पड़ा, ओके। सो बेसिकली इस 100 मिलियन में से अब हम क्या करेंगे? इस 10 को और इस 15 को माइनस कर देंगे। सो ये आएगा 75 मिलियन। तो अब हम ये क्यों माइनस कर रहे हैं?
ये जो मैंने 25 मिलियन माइनस किया है वो क्यों माइनस किया है? वाई? बिकॉज दिस इज एन अबनॉर्मल कॉस्ट. क्या हुआ है? अबनॉर्मल कॉस्ट. अगर ये सब स्पॉइल नहीं होता तो मेरा कितना लगता? 75. नॉर्मल, जितना नॉर्मल मटेरियल लगना है सिर्फ 75 ही लगता, राइट? सो एनी अबनॉर्मल कॉस्ट जो कि इररेगुलर कॉस्ट है, राइट? क्या है? इररेगुलर, एकदम से लग गई ना. अगर स्पॉइल नहीं होता मटेरियल तो नहीं लगती. ओके, तो एनी इररेगुलर कॉस्ट, ठीक है, इररेगुलर कॉस्ट जो कि इनकर हुई है ड्यू टू एनी अबनॉर्मल सिचुएशन के कारण, वो कभी भी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगी, राइट? वी विल नेवर इंक्लूड दैट. सो इस 100 मिलियन से में से आई विल सब्ट्रैक्ट दिस 10 मिलियन एंड देन द एडिशनल 15 मिलियन व्हिच वाज इनकर्ड टू मेक राइट ऑफ दिस 10 मिलियन. ओके, तो ये पूरा का पूरा 25 मिलियन में हटा दूंगी. ओके, सो मटेरियल कितना लगेगा? 100 मिलियन माइनस 25 मिलियन, जस्ट 75 मिलियन. ठीक है. अब लेबर, लेबर के बारे में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेबर के बारे में क्वेश्चन बोल रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, ये जो ऊपर प्रॉब्लम हुई, वर्क ऑन द बिल्डिंग सीज्ड फॉर अ फोर्टनाइट ड्यूरिंग अक्टूबर 2007. ठीक है. एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट अप्रोक्सीमेटली 9 मिलियन ऑफ द लेबर कॉस्ट रिलेट टू दिस पीरियड. तो ये भी क्या है? ये भी इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि ये भी अबनॉर्मल है ना. एक तरीके से अबनॉर्मल ही हुआ ये, क्योंकि काम रुक गया लेकिन लेबर्स को तो स्टिल पे करना पड़ रहा था. बट अगर काम नहीं रुकता तो काम जल्दी खत्म हो जाता, राइट? तो ये एडिशनल 9 मिलियन की जो कॉस्ट है वो भी मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस. तो लेबर कॉस्ट कितनी है? 150 मिलियन है. इस 150 मिलियन में से मैं ये 9 मिलियन माइनस कर दूंगी तो कितना आएगा? 141 मिलियन. ओके, देन वी हैव आर्किटेक्ट्स फीस. यस, तो आर्किटेक्ट्स फीस भी आएगी. दैट विल ऑल्सो बिकम द कॉस्ट 20 मिलियन की. अब क्वेश्चन ने दे रखा है जनरल ओवरहेड्स. नहीं, कभी भी जनरल ओवरहेड्स जो होते हैं वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते. अगर आपने F3 अच्छे से पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट या जनरल ओवरहेड्स, एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग, ये सारी कॉस्ट जो होती है वो इंक्लूड नहीं होती है, राइट? सो जनरल ओवरहेड्स हम इंक्लूड नहीं करेंगे. सो अब इन सब का टोटल करेंगे हम एंड देन विल गेट द कॉस्ट. सो विच विल बी 250 plus 5 plus 10 plus 18 plus 75 plus 141 plus 20. So I'm getting 519 million. कितने, क्या कॉस्ट हुई इसकी? इस बिल्डिंग की टोटल कॉस्ट कितनी हुई? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी हुई? बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो गई 519 मिलियन. ओके, चलो. ओके, अब बात करते हैं, ये तो हमने बात करी अब तक इनिशियल कॉस्ट की. किसकी बात करी? इनिशियल. तो बेसिकली हमने इनिशियल मेजरमेंट जब हम कर रहे थे तो हम किस पे करेंगे? इनिशियल मेजरमेंट करेंगे हम कॉस्ट पे. ओके, अब इसके बाद आता है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स. सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात नहीं कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स. अब सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं. एक तो होते हैं कैपिटल नेचर के, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, और दूसरे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. ठीक है. सो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स मान लो क्या होंगे? लेट्स सपोज इनिशियली मैंने एक बिल्डिंग बनाई, तो मैंने उसमें इसका एक तो ग्राउंड फ्लोर बनवाया और इस पे मैंने एक फर्स्ट फ्लोर बनवाया. ठीक है, तो ये दोनों मेरी कॉस्ट में इंक्लूडेड है, राइट? इनिशियल कॉस्ट में इंक्लूडेड है. अब मैंने उसके 6 महीने बाद मैंने उस पे एक फ्लोर 2 भी बनवाया. ठीक है, मैंने उस पे फ्लोर 2 भी बनवाया. तो ये क्या हुआ? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि मैंने क्या हुआ, इस एक्सपेंडिचर की वजह से क्या हुआ, मेरी अर्निंग कैपेसिटी, मेरी बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ गई. पहले मैं मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे और फ्लोर 1 पे करती थी, अब मेरी मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर 3 पर भी होती है. तो बिजनेस की क्या हुई, अर्निंग कैपेसिटी क्या हो गई? बढ़ गई. अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई. तो इसीलिए दिस इज व्हाट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. जो ये मैंने फ्लोर 2 बनवाया, दिस इज व्हाट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. मान लो इसी जगह अगर मैंने ग्राउंड फ्लोर बनवाया और मैंने फ्लोर 1 बनवाया. ठीक है, मैंने 6-7 महीने बाद मैंने इनको रीपेंट करवाया. क्या कराया? रीपेंट कराया. तो वो क्या होंगे? वो मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होंगे. वो मेरे क्या होंगे? पेंट कराने के जो एक्सपेंडिचर्स होंगे वो होंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. क्यों? क्योंकि उससे मेरी अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की बढ़ी नहीं, लेकिन उससे क्या हुआ, मैंने अपनी एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करके रखा. मेरी जो एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी थी मैंने उसको क्या कर रखा था, उसको मैंने मेंटेन करके रखा. सो एनी एक्सपेंडिचर दैट ओनली हेल्प्स यू टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी, इट इज व्हाट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर.
और ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं ये किसका पार्ट बनते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरह दिखाया जाएगा। लेकिन कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है वो क्या होगा, वो कैपिटलाइज हो जाएगा उस एसेट की कॉस्ट में। मतलब कैपिटलाइज का क्या मतलब होता है, उस जो कॉस्ट होगी उसमें वो जुड़ जाएगा, जो भी एसेट की कॉस्ट है उसमें वो जुड़ जाएगा एंड ईयर आफ्टर ईयर वो क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा। ओके, so subsequent expenditure on the asset can be of two types. One is the capital expenditure, another one is the revenue expenditure. So an expenditure, the benefit of which is received over more than one accounting period is termed as what, capital expenditure, ठीक है। But an expenditure, the full benefit of which is received during one accounting period, एक ही accounting period, पेंट जो होता है वो बार बार में कराना पड़ता है, वो recurring nature का होता है, तो मैं उसको हर साल पेंट करा रही हूँ, तो उसका benefit मुझे एक साल तक ही मिल रहा है, right? So it is what, a revenue expenditure. It brings into existence a fixed asset or increases the value of fixed asset, right? या तो asset की value बढ़ाएगा, है ना, या फिर asset को create करेगा। It does not create any fixed asset. As a result, as such, it results in the increase in the earning capacity of the business. It does not result in an increase in the earning capacity of a business, only helps in maintaining the existing earning capacity. The expenditures are reflected on the statement of financial position, ठीक है। कहा मैंने बोला था ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कॉस्ट में जुड़ जाते हैं, क्या होते हैं, कॉस्ट में जुड़ जाते हैं। द एक्सपेंडिचर्स आर रिफ्लेक्टेड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। एग्जांपल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड और परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड एंड प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड एक्सेट्रा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, रिन्यूअल्स, वारंटीज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। नोट, ओनली कैपिटल एक्सपेंडिचर मस्ट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट, मस्ट बी कैपिटलाइज्ड, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर था। अच्छा, अब हम बात करते हैं ओवरहॉल कॉस्ट की। ओवरहॉल, अब ओवरहॉल कॉस्ट क्या होता है, सो बेसिकली इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है। अब इस एयरक्राफ्ट की जो भी ये एयरक्राफ्ट होगा, ये इसकी विंग्स हो गई, ठीक है, इसके यहां पे इंजन होंगे। अब इस एयरक्राफ्ट में क्या होगा, ये कॉकपिट हो गया। अब एयरक्राफ्ट में बेसिकली क्या होता है कि हर चीज की एक उसके, क्योंकि वो बहुत अपने आप में एक बहुत हाई वैल्यू एसेट है, सो अब उसमें भी क्या होता है, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके इंजन्स अलग होंगे, उसके विंग्स अलग होंगे, ठीक है। तो हर एसेट की जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो सब कंपोनेंट एसेट्स हैं, उनकी क्या होती है, एक अलग उनकी एक लाइफ होगी। मान लो पूरी लाइफ की जो एयरक्राफ्ट है, मान लो इसकी जो पूरी बॉडी है, ये बॉडी जो है ये चलती है, इसकी लाइफ है 30 ईयर्स, ठीक है। लेकिन ये जो इसके इंजन्स हैं यहां पर, ठीक है, इन इंजन्स की लाइफ है सिर्फ 5 इयर्स। इस इंजन की लाइफ कितनी है, सिर्फ 5 इयर्स। तो इसका मतलब आफ्टर एवरी 5 इयर्स इंजन्स को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। सो दैट इज व्हाट अ ओवरहॉल कॉस्ट। ओवरहॉल कॉस्ट क्या होती है, सो बेसिकली जो शेड्यूल्ड, ये क्या हुआ, ये एक तरीके से शेड्यूल्ड चेंज हो रहा है, एक शेड्यूल्ड चेंज है, राइट। So this schedule change after every 5 years मैं जो उसके engines change कर रही हूँ, that is what a overhaul cost. Okay, so these costs are associated with the scheduled reconstruction or replacement of a major components of an asset such as the engines of an aircraft, right? So अब इसको तो मैं depreciate करूंगी, ये जो engine होगा इसको तो मैं 5 साल पे depreciate करूंगी और body को मैं अलग 30 साल में depreciate करती रहूंगी, right? So inspection and overhaul costs are generally expensed as they are incurred, but however capitalized as a non-current asset to the extent that they satisfy the IAS 16 rules for separate components, ठीक है। अगर वो separate component की तरह है जैसे engine, तो उसको क्या करेंगे, capitalize करेंगे, okay। When this is the case, they are then depreciated over their useful lives, that is until the next inspection or overhaul is due, okay। So I hope आपको ये clear होगा। So this was relating to what, subsequent expenditures। अब हम बात करते हैं subsequent measurement के बारे में। subsequent measurement, अब subsequent measurement क्या बोलता है, ये दो तरीके के मॉडल्स देता है हमको। एक तो देता है कॉस्ट मॉडल, ठीक है, और दूसरा देता है फेयर वैल्यू मॉडल। एक तो हो गया कॉस्ट मॉडल और दूसरा हो गया फेयर वैल्यू मॉडल। अब आपने आपको इनिशियली तो कॉस्ट पे ही, इनिशियल मेजरमेंट किसी भी एसेट का कॉस्ट पे होएगा। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का क्या मतलब है, जब एक रिपोर्टिंग पीरियड खत्म हो गया, अब आप दूसरे रिपोर्टिंग पीरियड में आ गए। अब दूसरे रिपोर्टिंग पीरियड में आपके पास दो मेथड्स है, या तो आप उसको स्टिल कॉस्ट पे जैसे आप मेजर करते आ रहे थे
जैसे आपने उसको कॉस्ट पे मेजर किया, फिर आपने साल भर डेप्रिशिएट किया, और अगर आप कॉस्ट मॉडल चूज करना चाहते हैं तो आप बस वैसे ही उसको डेप्रिशिएट करते जाइए, जो भी आपका डेप्रिसिएशन मेथड है उससे। लेकिन आपके पास एक और ऑप्शन होता है फेयर वैल्यू मॉडल, ठीक है। तो अब हाँ, एक एंटिटी के पास दोनों ऑप्शन होते हैं, या तो वो कॉस्ट मॉडल पे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करे, या फिर वो फेयर वैल्यू मॉडल पे करे। अब अगर वो कॉस्ट मॉडल लेती है तो वो जैसे पहले करती आ रही थी उसको अभी भी वैसे ही करना है, बट अगर वो फेयर वैल्यू मॉडल चूज करती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो भी उसकी एसेट है उसकी जो भी फेयर वैल्यू है, राइट, उसकी जो भी क्या है फेयर वैल्यू है, उसको अपने एसेट को उस फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। फेयर वैल्यू या फिर उसको क्या बोलते हैं, रिवैल्यूड वैल्यू, राइट। रिवैल्यूएशन के बाद उसकी जो भी वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग मैंने जब खरीदी थी 5 साल पहले तो वो 5 मिलियन की थी, लेकिन आज की डेट में, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो 25 मिलियन है, ठीक है, 25 मिलियन है। तो मैं अगर फेयर वैल्यू मॉडल चूज करूंगी, अगर मैं फेयर वैल्यू मॉडल चूज कर रही हूं, तो मैं उसको कितने पे रिकॉग्नाइज करूंगी, 25 मिलियन पे रिकॉग्नाइज करूंगी। कितने पे, 25 मिलियन पे मैं उसको रिकॉग्नाइज करूंगी। तो ये जो 20 मिलियन का गैप है यहाँ पे, ये क्या है, दिस इज माई रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो अगर आपने F3 ढंग से पढ़ा है तो आपको पता है कि जब हम रिवैल्यू करते हैं तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, हम डेबिट करते हैं नॉन करंट एसेट, हम एसेट की वैल्यू को बढ़ाते हैं नॉन करंट एसेट, फिर हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं सारा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन दैट एसेट, क्योंकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्रेडिट होता है। डेप्रिसिएशन जो हम हर साल चार्ज कर रहे होते हैं उसकी एंट्री क्या होती है, डेबिट डेप्रिसिएशन, एंड क्रेडिट व्हाट, क्रेडिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता जाता है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। फिर अगर मान लो हम रिवैल्यूएशन मॉडल चूज कर लेते हैं तो हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करके पूरा का पूरा एल्यूमिनेट कर लेते हैं, और फिर हम क्रेडिट क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस। सो ये रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो कहां जाता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L में या फिर स्टेटमेंट अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। सो रिवैल्यूएशन सरप्लस किसका पार्ट बनता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पार्ट बनता है, ठीक है। और कहां किसका पार्ट बनता है, सॉसी में जाता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का पार्ट बनता है ये, ठीक है, ओके। फिर अब जैसे मान लो मैंने फेयर वैल्यू मॉडल चूज किया, मैंने क्या किया, मैंने फेयर वैल्यू मॉडल को चूज किया। तो अब जो मान लो ये जो बिल्डिंग थी इसकी इनिशियली लाइफ थी 50 इयर्स, ठीक है, 5 साल पहले, जब 5 साल पहले इसकी लाइफ कितनी थी, 50 इयर्स थी। अब फिर मैंने उसको फेयर वैल्यू मॉडल पे कर लिया, तो अब मैं जो उस पर डेप्रिसिएशन कंप्यूट करूंगी, मान लो मैं डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करती हूँ, कौन सा स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करती हूँ। सो इनिशियली 5 मिलियन, कितना, 50 इयर्स तक अगर मैं उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करती हूँ तो उसका डेप्रिसिएशन कितना होगा, उसका डेप्रिसिएशन है पर ईयर का $100,000, ठीक है, $100,000 है। तो 5 साल का कितना हुआ, $500,000 हो गया, ठीक है, कितना हुआ, 5 साल का $500,000 हो गया अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो आज उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है, ठीक है, 5 साल पहले उसकी कॉस्ट थी 5 मिलियन, उस पे 5 साल का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था, उसके पास 500,000 था, ठीक है। तो आज उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है, 4.5 मिलियन। 4.5 मिलियन क्या है उसकी आज कैरिंग वैल्यू, और मैंने क्या बोला कि उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, उसकी फेयर वैल्यू है 25 मिलियन, राइट। तो मैं एंट्री क्या पास करूंगी, मैं डेबिट करूंगी मेरे नॉन करंट एसेट को, मैं डेबिट करूंगी मेरा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, और मैं क्रेडिट करूंगी क्या, रिवैल्यूएशन सरप्लस। सो रिवैल्यूएशन सरप्लस में क्या आएगा, 25 मिलियन में से मैं माइनस करूंगी कैरिंग वैल्यू 2500,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया 500,000 का, जिसको मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। और नॉन करंट एसेट में क्या वैल्यू आएगी, नॉन करंट एसेट में आएगी, नॉन करंट एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी 20 मिलियन से, ठीक है। सो ये एंट्री पास होगी, ओके। अब जो इस पे नया डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्या होगा, जो इस पे न्यू डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो कितने पे चार्ज होगा, नया डेप्रिसिएशन। तो अब इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 45 इयर्स, 5 साल तो वो ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुका है, तो अब इसका डेप्रिसिएशन कितना होगा, अब इसका डेप्रिसिएशन होगा 25 मिलियन न्यू डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसकी न्यू वैल्यू क्या है, इसकी जो रिवैल्यूड वैल्यू है वो क्या है, 25 मिलियन है,
25 मिलियन डिवाइडेड बाय व्हाट 45 इयर्स। इनिशियल उसकी कितनी थी 50 इयर्स थी, 5 साल वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो गया, तो अब उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है 45 इयर्स है। तो अब कितना डेप्रिसिएशन लगेगा 25 मिलियन डिवाइड बाय 45 विच विल बी एवरी ईयर 555.555 इतना डेप्रिसिएशन। सो दिस इज व्हाट न्यू डेप्रिसिएशन। अब देखो हमें ये ध्यान रखना है कि जो रिवैल्यूएशन सरप्लस होता है, जो रिवैल्यूएशन सरप्लस होता है वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्यों जाता है। सबसे पहले तो वो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में क्यों नहीं जाता, क्योंकि जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है दैट इज अ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में देखो IAS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें पहले तो दो ऑप्शंस देता है, या तो हम स्टेटमेंट ऑफ पी&एल को और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को अलग अलग बनाएं, या फिर हम दोनों को मर्ज करके एक स्टेटमेंट बनाएं। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें अलग बनाना है कि एक साथ बनाना है, ठीक है। कंपनी टू कंपनी, इट्स अ कंपनी टू कंपनी चॉइस। अब अगर मान लो एक साथ बनाते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में तो क्या होता है सारे रियलाइज्ड एक्सपेंसेस या फिर गेन्स जाते हैं, ओके, लेकिन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में सारे अनरियलाइज्ड गेन्स आते हैं, ठीक है। ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है ये एक अनरियलाइज्ड गेन है। क्यों अनरियलाइज्ड गेन है, ये अभी तक रियलाइज थोड़ी हुआ है। जब तक मैं उस एसेट को बेचती नहीं हूं, मैं उसको मार्केट में डिस्पोज ऑफ नहीं करती, तब तक डिस्पोज ऑफ नहीं करती तब तक वो जो ये जो गेन है ये एक्चुअल में रियलाइज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, रियलाइज नहीं होगा। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में सारे अनरियलाइज्ड गेन्स जाते हैं, ठीक है, अनरियलाइज्ड गेन्स जाते हैं। और जितने भी रियलाइज्ड गेन्स होते हैं वो कहां जाते हैं, वो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में जाते हैं, ओके। तो अब जो IAS 16 है वो एक ऑप्शन देता है इस रिवैल्यूएशन सरप्लस में। अब देखो हम पहले कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा था पर मंथ, रिवैल्यूएशन से पहले कितना चार्ज हो रहा था 100,000, कितना 100,000 चार्ज हो रहा था। रिवैल्यूएशन सरप्लस और किसका पार्ट बनता है, देखो एक तो इक्विटी में जाता है। इक्विटी में हमारे पास क्या क्या होता है, शेयर कैपिटल होता है, ठीक है, फिर हमारे पास शेयर प्रीमियम होता है, शेयर प्रीमियम के बाद हमारे पास क्या होता है रिवैल्यूएशन सरप्लस होता है जो कि अनरियलाइज्ड गेन होता है। और ये इस रिजर्व्स को कंपनी यूज नहीं कर सकती, रिवैल्यूएशन सरप्लस को कंपनी यूज नहीं कर सकती। और फिर क्या होता है रिटेन्ड अर्निंग्स होता है, ठीक है। तो अब इस रिवैल्यूएशन सरप्लस में आज कितना पड़ा होगा 20,500,000 पड़ा होगा, ठीक है। अब IAS 16 एक ऑप्शन देता है द डिफरेंस बिटवीन द न्यू डेप्रिसिएशन एंड द ओल्ड डेप्रिसिएशन। एवरी ईयर हम उसको रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल के कहां डाल सकते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स में डाल सकते हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि उतना जो अनरियलाइज्ड गेन है वो रियलाइज हो जाएगा। क्या कर रहे हैं हम उसको रियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम रिवैल्यूएशन सरप्लस से प्रेशर कम करने की जगह वो जो प्रेशर उस पर पड़ा हुआ है उसको हटा के हम उसको कहां डालते हैं, उसको रियलाइज करते जाते हैं एवरी ईयर। बट इट इज अ ऑप्शन, ये एक ऑप्शन होता है, ये कंपनी टू कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो इस ऑप्शन को पसंद करेंगे कि नहीं। सो अब इस पर डिफरेंस कितना है, अब इस वाले में दिस इज द न्यू डेप्रिसिएशन एंड ओल्ड डेप्रिसिएशन कितना था 100,000 का था। तो कितना डिफरेंस है इनके बीच में, इनके बीच में डिफरेंस है $455,555। तो एवरी ईयर ये हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल के कहां डाल दे, रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो एंट्री क्या पास करेंगे, डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस को कम करेंगे $455,555 और क्रेडिट कितना करेंगे, क्रेडिट करेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स को $455,555 से, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा अब, ओके। सो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, रिवैल्यूएशन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, कौन से मॉडल पे, रिवैल्यूएशन मॉडल में। So PPE must be carried at a revalued amount less any subsequent accumulated depreciation. Two conditions must be complied with revaluation model is undertaken. Revaluation must subsequently be made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from the fair value at each reporting date. अब अगर कंपनी डिसाइड करती है दैट इट वांट्स टू गो फॉर द रिवैल्यूएशन मॉडल, तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि उसको हर साल उस एसेट की फेयर वैल्यू को निकालना पड़ेगा, राइट क्या करना पड़ेगा, हर साल उसको जो उसकी फेयर वैल्यू उसको चेक करना पड़ेगा। When an item of PPE is revalued, अब आपने एक आइटम आपने चूज किया, मान लो आप इस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आपने सोचा कि आप रिवैल्यू करोगे अपनी बिल्डिंग को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारी की सारी बिल्डिंग, एक कंपनी के पास लेट्स सपोज 10 बिल्डिंग है, तो वो ऐसा नहीं कर सकती कि एक बिल्डिंग को तो वो फेयर वैल्यू मॉडल पे ले रही है और एक बिल्डिंग को वो कॉस्ट मॉडल पे ले रही है, बाकी 9 को कॉस्ट मॉडल पे ले रही है, नहीं। अगर वो फेयर वैल्यू मॉडल ले रही है तो उसको 10 की 10 बिल्डिंग को फेयर वैल्यू मॉडल पे ही
यूज करना पड़ेगा. सो व्हेन एन आइटम ऑफ पीपीई इज रिवैल्यूड, द एंटायर क्लास ऑफ एसेट टू विच द आइटम बिलोंग्स मस्ट बी रिवैल्यूड. तो आपको पूरी की पूरी क्लास को रिवैल्यू करना पड़ेगा. ओके, सो ये एंट्रीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है. नाउ एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन, अब रिवैल्यूएशन में क्या होता है, देयर कैन बी बोथ अ रिवैल्यूएशन गेन एंड अ रिवैल्यूएशन लॉस, राइट. सो रिवैल्यूएशन गेन कब होगा, जब रिवैल्यूड वैल्यू वो क्या होगी, ज्यादा होगी देन द कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट. ओके, सो ये एंट्री पास होगी. बट व्हाट इफ देयर इज अ रिवैल्यूएशन लॉस, अगर एक रिवैल्यूएशन लॉस है तो उस केस में क्या करोगे आप. अच्छा, अब रिवैल्यूएशन लॉस किस केस में होता है, जब रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ द एसेट, रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ द एसेट वो क्या है, लेस देन द कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट. कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट ज्यादा है. कैरिंग वैल्यू मान लो उसकी 1 मिलियन है, ठीक है, बट उसकी रिवैल्यूड वैल्यू कितनी है, उसकी रिवैल्यूड वैल्यू है सिर्फ $800,000. सो इसका मतलब ये 2000 क्या हुआ, ये 2000 हो गया, ये हो गया रिवैल्यूएशन लॉस. रिवैल्यूएशन लॉस. अब ये रिवैल्यूएशन लॉस कहां जाएगा, ये जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में. कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन लॉस जाता है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में, रिवैल्यूएशन गेन जाता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में. ओके, अब इसमें भी एक छोटी सी बात जो है वो ध्यान रखने की है कि मान लो अगर एक एसेट को पहले रिवैल्यू किया गया, ठीक है, और उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस में ऑलरेडी कुछ अमाउंट पड़ा है, तो इसका जो ये आने वाले ईयर्स में जो इसका रिवैल्यूएशन लॉस होगा वो पहले तो उसके रिवैल्यूएशन गेन से ऑफसेट किया जाएगा. जो उसका पहले से रिवैल्यूएशन गेन पड़ा है उससे ऑफसेट करेंगे. लेट्स से प्रॉपर्टी ए है, एक प्रॉपर्टी ए की बात है, ठीक है. सो 2000 लेट्स सपोज 2019 में तो इस पे गेन हुआ था 500,000 का, ठीक है, 500,000 का गेन हुआ था. और 2020 में जब इसको वापस से इसकी मार्केट वैल्यू देखी गई, इसकी फेयर वैल्यू देखी गई, तो इसमें क्या हुआ, रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है 400,000 का. कितने का, 400,000 का. तो ये जो 400,000 का है ना, ये जो लॉस है ये सबसे पहले क्या होगा, ये जो लॉस है ये सबसे पहले कहां से ऑफसेट होगा, ये जो पुराना वाला इस प्रॉपर्टी ए से रिलेटेड गेन है इसके अगेंस्ट में होगा. तो इसका ये जो रिवैल्यूएशन गेन है ये कितना हो जाएगा, ये 100,000 हो जाएगा. कितना हो जाएगा, 100,000 हो जाएगा. इसी जगह मान लो कि इसको लॉस होता है 600,000 का, तो क्या होगा, तो उस केस में सबसे पहले ये उसका रिवैल्यूएशन गेन पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, और ये जो एडिशनल 100,000 है ये कहां जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में जाके चार्ज होगा. ठीक है, ये जो कहां पे होगा, इधर पी एंड एल में जाकर होगा. ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर है. अब चलो, सो रिवैल्यूएशन सरप्लस के बारे में क्या बोल रहा है, द रिवैल्यूएशन सरप्लस इज अ कैपिटल रिजर्व एंड इट इज देयरफॉर नॉट परमिटेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स. राइट, इसको नहीं किया जाता, शेयर होल्डर्स को नहीं बांटा जाता एज डिविडेंड, इसको यूज नहीं करते, रिटेन्ड अर्निंग्स को यूज करते हैं. रिवैल्यूएशन लॉसेस, व्हेन अ रिवैल्यूएशन लॉस अगर होता है तो उसकी एंट्री क्या पास करते हैं, उसकी एंट्री पास होगी डेबिट स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, एज अ रिवैल्यूएशन लॉस जाएगा वहां पे वो. ठीक है, और क्या होगा, आपकी एसेट की वैल्यू गिर रही है तो आप क्या करोगे, नॉन करंट एसेट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे. So when a revaluation loss arises on a previously revalued asset, it should be deducted first against the previous revaluation gain and can therefore be taken to other comprehensive income in the year. Okay? Any excess impairment, इसके अलावा का कोई, जो मैंने अभी बताया था 100,000, जब उसको 600,000 का हुआ, any excess impairment will then be recorded as an impairment expense in the statement of P&L. Okay? Note number 3, the offset of gains and losses between different properties is not permitted. मान लो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी ए का, मैंने क्या बोला, प्रॉपर्टी ए में ही एक साल गेन हुआ था, दूसरे साल लॉस हुआ. ठीक है, लेकिन इसको मैं ऐसे नहीं कर सकती कि प्रॉपर्टी ए में मान लो गेन हुआ और प्रॉपर्टी बी में लॉस हुआ, तो मैं इन दोनों को आपस में ऑफसेट नहीं कर सकती. नहीं, इसका गेन तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा और इसका लॉस कहां जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में जाएगा. ये इसकी प्रॉपर्टी बी प्रॉपर्टी के को अफेक्ट करेगा, मतलब बी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिराएगा और ये ए अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाएगा. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन हमें पता है क्या होता है, इट इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन होता है किसका, ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट टू द एसेट. अब डेप्रिसिएशन के 3 मेथड्स है, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और मशीन आवर्स.
स्ट्रेट लाइन मेथड बहुत सिंपल है, कैसे निकालेंगे? कॉस्ट में से माइनस कर देंगे रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट is not always equal to what physical life of the asset, physical life of the asset। भाई एसेट की मान लो फिजिकल लाइफ है 20 साल, पर बिजनेस के लिए वो यूजफुल सिर्फ 15 साल के लिए, राइट? सो जरूरी नहीं है कि हमेशा एसेट की यूजफुल लाइफ उसकी फिजिकल लाइफ के इक्वल हो। ओके, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल सेम अमाउंट का डेप्रिसिएशन लगता है, को या तो हमें ऐसे कंप्यूट करना है या फिर हमें परसेंटेज गिवन होगी, 10%, 15%, 20%। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इस जिसको और क्या बोलते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। उसमें हम क्या करते हैं? कॉस्ट में से एवरी ईयर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं एंड देन वी अप्लाई द परसेंटेज। ओके, एंड देन मशीन आवर्स। चलो, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान क्या रखनी है कि मान लो आप 2018 में तो आप यूज कर रहे थे SLM मेथड, ठीक है? 2019 में आपका दिल किया और आपने बोला कि अब हम यूज करेंगे WDV मेथड। 2018 तक तो आप SLM यूज कर रहे थे, 2019 और 20 में अब आप क्या कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि आपको WDV करना है। सबसे पहले ये जो चेंज हुआ ना इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट, सो डेप्रिसिएशन इज व्हाट? इट्स एन अकाउंटिंग एस्टिमेट, सो द चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट इज नॉट परमिसिबल। ये परमिसिबल नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपके पास एक वैलिड रीजन है SLM से WDV में आने के लिए। ओके, वैलिड रीजन होना चाहिए, या फिर स्टैंडर्ड में कोई चेंज हुआ है इसलिए, और आपको लगता है कि जो SLM से हम WDV में आए हैं दैट विल गिव अ फेयर प्रेजेंटेशन, दैट विल लीड टू व्हाट? फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, so a change from one method of providing depreciation to another is permissible only on the grounds that the new method will give a fairer presentation of the results and of the financial position, does not constitute a change of accounting policy, is a change in accounting estimate. Note, useful life and residual value should be reviewed at the end of each reporting year। ठीक है, हर रिपोर्टिंग पीरियड के एंड में आपको उसकी यूजफुल लाइफ और उसकी रेसिडुअल वैल्यू को क्या करना है? रिव्यू करना है, and revised if expectations are significantly different from previous estimates। ठीक है, the carrying amount of the asset at the date of revision less any residual value should be depreciated over the revised remaining useful life। ठीक है, ये तो जब हम एक क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा। चलो, moving further, so now we have two questions, let's do these questions। An asset was purchased for $100,000 on 1 January 2005 and straight line depreciation of 20,000 per annum is being charged. 5-year life, no residual value. The annual review of the asset lives is undertaken, and for this particular asset the remaining useful life at 1st January 2007 is 8 years। अब देखो ये क्या बोल रहा है? 2001 Jan 2005 को तो इसने बोला कि भाई 5 साल थी इसकी लाइफ, 5 years क्या थी इसकी यूजफुल लाइफ थी, ठीक है? लेकिन 2 साल बाद, मतलब 1st Jan 2007, मतलब पूरा 2005 खत्म हुआ और पूरा 2006 खत्म हुआ, ये बोल रहा है कि इसकी यूजफुल लाइफ तो 8 years है। तो अब जो आपका नया डिप्रिसिएशन निकालोगे आप वो इस 8 years पे बेस्ड होगा। The financial statements for the year ended 31st December are being prepared। अब 31st December 2007 के लिए क्या कर रहे हैं? नया वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वो पूछ रहा है व्हाट इज the depreciation charge for the year ended 31st December 2007। Okay, so let's do this। So ये था illustration number 4। Okay, so पहले depreciation कितना लगा? 2005 में कितना लगा? 20,000, क्वेश्चन ने दे ही रखा है 20,000। फिर 2006 में कितना लगा depreciation? $20,000। so इसका मतलब 31st December 2006 को उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है? कैरिंग वैल्यू कितनी है? $100,000 माइनस $40,000। तो ये कितना हुआ? ये 2020 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये मैंने माइनस किया तो उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई? $60,000। ठीक है, ये तो हो गई इसकी कैरिंग वैल्यू। अब आपका न्यू डेप्रिसिएशन, ये तो आपका ओल्ड डेप्रिसिएशन था। अब आपका न्यू डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? न्यू डेप्रिसिएशन आपका जो भी रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ है उस पे बेस्ड होगा। सो $60,000 को आप डिवाइड करेंगे बाय 8। So 8 is your remaining or the new useful life, right? So 60,000
divide by 8 will give you how much? 7,500. तो $7,500 per annum अब आपका depreciation लगेगा. So 31st December 2007 को statement of financial position में asset कितने पे दिखाओगे? asset दिखाओगे 60,000 less depreciation 7,500, which will give you how much? This will give you 52,500. ओके ये आएगा. चलो अब क्या बोलता है? अब दूसरा क्वेश्चन है ओवरहॉल कॉस्ट से रिलेटेड. एन एंटिटी परचेजेस एन एयरक्राफ्ट, ओके, that has an expected useful life of 20 years with no residual value. So एक एयरक्राफ्ट परचेज किया जिसकी यूजफुल लाइफ है 20 साल और कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं है. द एयरक्राफ्ट रिक्वायर्स सब्सटेंशियल ओवरहॉल एट द एंड ऑफ ईयर 5, 10, 15. The aircraft cost 25 million and 5 million of this figure is estimated to be attributable to the economic benefits that are restored by the overhauls. ठीक है. So 20 million तो कॉस्ट हो गई उसकी, ठीक है, रिमेनिंग एयरक्राफ्ट की. 20 million तो रिमेनिंग की हो गई और 5 million कितने की हो गई? No, sorry, the question says the aircraft cost 25 million and 5 million for this figure is estimated to be attributable to the economic benefits. हाँ, so remaining life उसकी कितनी हो गई? remaining cost कितनी हो गई उसकी? 20 million और 5 million किससे related है? overhaul से related है. In year 6, the cost of the overhaul is estimate to be 6 million. लेकिन अभी क्या बोल रहा है कि overhaul की क्या है? जो overhaul हो रहा है उसकी year 6 पे उसकी कितनी वैल्यू है? 6 million है. ठीक है. Calculate the annual depreciation charge for the year 1 and 5 and year 6 to 10. Okay, चलो, let's do this question. So अब हम आ गए illustration number 5 पे. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं year 1 से लेके year 5 तक. Okay, so उस पे हमें depreciation लगाते हैं पहले तो at the overhaul cost. ठीक है, at the overhaul cost कितना होगा? उसकी वैल्यू कितनी है? 5 मिलियन है और उसकी लाइफ कितनी है? 5 इयर्स की है. ओके, तो कितना हो जाएगा? $1 मिलियन. और अब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं एट द रिमेनिंग कॉस्ट, रिमेनिंग एसेट बेसिकली, विच इज हाउ मच? सो $25 मिलियन में से ये 5 मिलियन तो हम माइनस कर लेते हैं क्योंकि तो ओवरऑल से रिलेटेड है. डिवाइड बाय हाउ मच? 20 इयर्स. सो ये कितना हो गया? $1 मिलियन. सो ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? $2 मिलियन का. ओके, अब बात करते हैं ईयर 6 से लेके ईयर 10 तक. अब डेप्रिसिएशन एट दी ओवरऑल कॉस्ट. अब ओवरऑल कॉस्ट क्या है? बढ़ गई है. ओवरऑल कॉस्ट क्या हो गई? बढ़ गई है. 6 मिलियन हो गई है, 6 मिलियन हो गई, राइट. 6 मिलियन को डिवाइड करेंगे कितनी? लेकिन उसकी लाइफ तो वही 5 इयर्स है, तो कितना हुआ? $1.2 मिलियन डेप्रिसिएशन. अब डेप्रिसिएशन एट दी रिमेनिंग एसेट, वो तो स्टिल दैट विल स्टिल रिमेन व्हाट? दैट विल स्टिल रिमेन 20 मिलियन. सो $20 मिलियन डिवाइड बाय वही 20 इयर्स की उसकी लाइफ थी, तो स्ट्रेट लाइन मेथड से हो रहा है तो हर साल 1 मिलियन लगता है. सो ये कितना हो गया? $2.2 मिलियन. सो ईयर 6 से लेके ईयर 10 तक कितना चार्ज होगा डेप्रिसिएशन? $2.2 मिलियन होगा. ठीक है, कितना? $2.2 मिलियन. ओके, अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ द रिवैल्यूड एसेट. ये भी हमने बात कर लिया इसके बारे में. सो वंस एन एसेट हैज बीन रिवैल्यूड द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड. डेप्रिसिएशन मस्ट बी चार्ज्ड बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन वैल्यूएशन. जो रिवैल्यूड वैल्यू है उस पे बेस्ड होना चाहिए लेस एनी रेसिडुअल वैल्यू ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. अब रिमेनिंग कितनी है? द होल चार्ज मस्ट गोज टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L. ओके, एन एनुअल रिजर्व ट्रांसफर मे बी मेड from revaluation surplus to retained earnings for the additional depreciation charged on the revalued amount compared to cost. This permitted treatment under IAS 16 is to address the imbalance between a non-distributable gain held in revaluation surplus and the reduction in retained earnings due to the increased depreciation charge. Okay, चलो, हमें depreciation charge करने की एंट्री पता ही है और ये भी मैं आपको annual reserve transfer जो है बता चुकी हूँ कैसे होगा. चलो, now let's do this question. Okay, so the question says on 1st April 2008, the fair value of Zoox property was $100,000 with a remaining life of 20 years. ये कब की बात है? 1st April 2008. Dates का अच्छे से ध्यान रखिएगा.
एक्स यूज पॉलिसी इज टू रिवैल्यू इट्स प्रॉपर्टी एट ईच ईयर एंड एट 31st March 2009, मतलब एक साल बाद. देखो इसका काउंटिंग पीरियड लिखो. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको अकाउंटिंग पीरियड पता होना चाहिए. सो अकाउंटिंग पीरियड इसका कैसे चल रहा है? इसका अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है अप्रैल टू मार्च. सो 1 अप्रैल 2008 से लेके 31st March 2009. ओके, सो ये इसका अकाउंटिंग पीरियड हो गया. एट 31st March 2009 द प्रॉपर्टी वाज वैल्यूड टू 86. सो कॉस्ट उसकी 100,000 थी और ये क्या हो गया? 86 हो गया. ठीक है. द बैलेंस ऑन द रिवैल्यूएशन सरप्लस एट 1 अप्रैल 2008 वाज 20. ऑलरेडी उस पर रिवैल्यूएशन गेन पड़ा था, which relates entirely to the property. Okay. XUs does not make a transfer to realized profit in respect of excess depreciation. ठीक है, ये भी नहीं होता. Okay. Prepare extracts of XUs financial statement for the year ended 31st March 2009 reflecting the above information. अब हमें financial statements बनाने को बोल रहा है. ठीक है, चलो let's do this. Okay. सबसे पहले हम उसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं. सो 1 अप्रैल 2008 से लेके 31st March 2009 तक उसका डेप्रिसिएशन कितना है? लेट्स डू दैट. सो कॉस्ट उसकी कितनी है? $100,000 और डेप्रिसिएशन हम निकालते हैं. उसकी लाइफ कितनी थी? 20 इयर्स थी, राइट? 20 इयर्स ही बोला है लाइफ. यस. सो $100,000 को मैं डिवाइड करूंगी कितने से? 25 ईयर्स से, सॉरी 20 ईयर्स से. तो कितने आ जाएगा? डेप्रिसिएशन आ जाएगा मेरा 5,000. सो इसका मतलब कैरिंग वैल्यू क्या थी मेरी? कैरिंग वैल्यू एट 31st March 2009 कितना था? मेरी कैरिंग वैल्यू हो गई $95,000. अब जो रिवैल्यूएशन हुआ तो उसकी रिवैल्यूड वैल्यू कितनी थी? उसकी रिवैल्यूड वैल्यू तो कैरिंग वैल्यू से कम है, 86 है. तो जब revalued value is less than carrying value, which means there is what? There is a revaluation loss. So यहाँ पे तो revaluation loss हो गया कितने का? 9,000 का. ठीक है, कितने का? 9,000 का revaluation loss हो गया. revaluation loss. लेकिन उसने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है कि 20,000 ऑलरेडी रिवैल्यूएशन गेन पड़ा था pertaining to this property. क्या पड़ा था? इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड रिवैल्यूएशन गेन क्या है जो पड़ा है. तो अब मैं क्या करूंगी? अब हम बनाते हैं अपना स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं हम. सो यहाँ पे हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L और यहाँ पे बनाते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. ठीक है, ये बना रहे हैं हम कब का? एज एट 31st March 2009. ये भी हम बना रहे हैं एज एट 31st March 2009. ओके. अब सबसे पहले इसमें क्या आएगा? साल भर का डेप्रिसिएशन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन जो हुआ वो तो लास्ट में हुआ है. तो फिलहाल जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ साल भर का वो आएगा कितना? 5,000. अब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या जाएगा? रिवैल्यूएशन लॉस जाएगा. क्या जाएगा? रिवैल्यूएशन लॉस. कितना जाएगा? ये रिवैल्यूएशन लॉस स्टेटमेंट ऑफ P&L में क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि पहले का रिवैल्यूएशन गेन पड़ा है. अगर गेन नहीं पड़ा होता ये 20,000 का तो ये स्टेटमेंट ऑफ P&L में रिवैल्यूएशन लॉस जाता, राइट? लेकिन क्योंकि रिवैल्यूएशन गेन पड़ा है तो ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिवैल्यूएशन लॉस जाएगा कितने का? 9,000 का. ठीक है, ओके. अब हम आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में. यहां पर इस प्रॉपर्टी की एसेट की वैल्यू कितनी आएगी? 86,000, क्योंकि वही उसकी नई वैल्यू है. ओके. और ये तो एसेट साइड में प्रॉपर्टी आ गया. अब लाइबिलिटी साइड में, सॉरी इक्विटी साइड में, इक्विटी साइड में क्या पड़ा होगा? इसका रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा होगा. तो पहले कितना था? 20,000 था और 9,000 जो है वो रिवैल्यूएशन लॉस हो गया इस साल का. तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 11,000. कितना हो जाएगा? ये 11,000 हो जाएगा. सो ये हमने बनाया एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. सो आई होप आपको ये क्लियर है. अब चलो लेट्स मूव फर्दर. अच्छा, एक और क्वेश्चन है. लेट्स डू दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एन एंटिटी रिवैल्यूड इट्स लैंड एंड बिल्डिंग एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर टू 10 मिलियन. ठीक है, रिवैल्यू किया स्टार्ट में, ईयर के स्टार्ट में, जिसमें से 4 मिलियन था लैंड से रिलेटेड. द प्रॉपर्टी कॉस्ट 5 मिलियन
1 मिलियन फॉर द लैंड, इनिशियल उसकी कॉस्ट थी 5 मिलियन, 5 मिलियन में से 1 मिलियन लैंड की थी, तो 4 मिलियन किसकी थी, बिल्डिंग की, 10 years प्रायर टू रिवैल्यूएशन. ओके, द टोटल एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 50 years इज अनचेंज्ड. 50 साल की लाइफ है इस लैंड और बिल्डिंग की. द एंटिटीज पॉलिसी इज टू मेक एन एनुअल ट्रांसफर ऑफ रियलाइज्ड अमाउंट्स टू रिटेन्ड अर्निंग्स. ओके, शो द इफेक्ट्स ऑन द ऑफ द अबव ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर. अच्छा, अब देखो लैंड और बिल्डिंग की हम बात करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड अलग, बिल्डिंग अलग. अब कॉस्ट कितनी है, पहले हम कॉस्ट की बात करते हैं. यहां पे हम टोटल कॉस्ट की बात कर लेंगे. कॉस्ट देखो, लैंड की कितनी कॉस्ट है, देखो 5 मिलियन बोल रहा है टोटल प्रॉपर्टी की, इसने प्रॉपर्टी वर्ड यूज किया. 5 मिलियन टोटल है, जिसमें से 1 मिलियन तो लैंड का है. तो अगर 1 मिलियन लैंड का है तो बिल्डिंग का कितना है, बिल्डिंग का है 4 मिलियन, 4 मिलियन. फिर अब ये तो कॉस्ट की बात थी, अब रिवैल्यूड वैल्यू की बात करते हैं. रिवैल्यूड वैल्यू, सो अगर मैं इस रिवैल्यूड वैल्यू की बात करूं तो इसने बोला 10 मिलियन, विच में से 4 मिलियन तो लैंड का, तो 4 मिलियन लैंड का. सो बचा हुआ 6 मिलियन किसका हो गया, 5 मिलियन और टोटल 10 मिलियन. सो बचा हुआ 6 मिलियन हुआ बिल्डिंग का. ठीक है, तो यहां पे इसको कितना गेन हुआ, यहां पे इसको गेन हुआ $3 मिलियन का, और यहां इसको गेन हुआ 2 मिलियन. अब देखो ये कब की बात थी, ये थी 10 साल. कॉस्ट और रिवैल्यू जो हुआ इसमें गैप है 10 years का. कितने का गैप है, 10 years का. ठीक है, सो इसका मतलब बिल्डिंग सिर्फ बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती. लैंड जो होती है वो हमेशा एप्रिशिएट होती है. लैंड का नेचर क्या होता है, अप्रिसिएशन वाला नेचर होता है. ठीक है, तो जो हम डेप्रिसिएशन करेंगे, तो जो हम कैरिंग वैल्यू निकालेंगे वो सिर्फ बिल्डिंग की निकालेंगे. ठीक है, किसकी निकालेंगे, बिल्डिंग की निकालेंगे, लैंड की नहीं निकालेंगे. ओके, चलो. सो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सबसे पहले हम निकालते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. कितना साल का, 10 years का जो डेप्रिसिएशन है वो क्या होगा. ठीक है, अब देखो 4 मिलियन की थी उसकी वैल्यू, 4 मिलियन, और कितनी लाइफ है उसकी, 50 years है, और हमें कितने की चाहिए अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 10 years का निकालना है. तो ये कितना आएगा, ये आ रहा है हमारा $800,000. ये था अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. तो एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन कैरिंग वैल्यू कितनी होगी, 4 मिलियन में से मैं माइनस कर लेती हूँ $800,000. तो ये कितना हो गया, ये आ गया मेरा 3.2 मिलियन. ठीक है, अब नया डेप्रिसिएशन कितना होगा, ये तो ओल्ड डेप्रिसिएशन था 10 साल का. ठीक है, अब न्यू डेप्रिसिएशन क्या होगा, न्यू डेप्रिसिएशन होगा, उसकी नई वैल्यू कितनी है, 6 मिलियन, 6 मिलियन, लेकिन उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है, 50 तो शुरू में थी, और 10 साल ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो गई, मतलब 40 से डिवाइड करूंगी मैं. तो उसका न्यू डेप्रिसिएशन कितना है, उसका न्यू डेप्रिसिएशन है $150,000 पर एनम. ठीक है, और पहले उसका कितना था, पहले उसका था $80,000 पर एनम. $80,000 पर एनम था पहले. ठीक है, और अब कितना है $150,000. तो इसका मतलब एवरी ईयर $70,000 रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकल के कहां जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा. ऐसा क्वेश्चन बोलता है. ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है, इसने बोला शो द इफेक्ट्स ऑफ द अबव ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर. ठीक है, तो अब हम बनाना शुरू करते हैं. ये हमने बनाया यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ P&L, और ये हमने बनाया यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ. अब सबसे पहले जहां पे जाएगा डेप्रिसिएशन इस साल का, और कब हुआ था, एट द स्टार्ट हुआ था, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर. हमें नहीं पता, तो मतलब साल में ये डेप्रिसिएशन लगा हुआ होगा. तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा इस साल, नया वाला $150,000. ठीक है, ओके. अब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या जाएगा, हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस जाएगा. सो अब ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है ये कितना होगा, अब देखो कितना होगा, ये होगा, I'll tell you how much. So, इसका तो हुआ, लैंड का तो हुआ 3 मिलियन. ठीक है, 3 मिलियन तो लैंड का हुआ, और इसका कितना हुआ, इसका होगा 6 मिलियन में से मैं माइनस करूंगी कैरिंग वैल्यू, 2 मिलियन नहीं होगा, सॉरी, 6 मिलियन में से मैं माइनस करूंगी कैरिंग वैल्यू, जो कि कितनी है 3.2 मिलियन. सो इसका होगा 2.8 मिलियन. सो 2.8 मिलियन बिल्डिंग का होगा और लैंड का 3 मिलियन होगा. मतलब इन दोनों का टोटल कितना हुआ, 5.8 मिलियन. कितना, 5.8 मिलियन मेरा कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस पे जाएगा. ठीक है, ओके. अब आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लैंड एसेट साइड पे
एसेट साइड पे लैंड और बिल्डिंग की रिवाइज्ड वैल्यू कितनी है? 10 मिलियन। ठीक है, इस 10 मिलियन में से मैंने क्या चार्ज किया? साल में डेप्रिसिएशन चार्ज किया $150,000 का, तो ये मैं माइनस करूंगी। तो इसका मतलब इसकी बाहर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? ये आएगी 9850,000। कितनी आएगी? 9850,000। ठीक है, ये एसेट साइड पे होगा। अब इक्विटी साइड पे क्योंकि इसने क्या बोला कि कंपनी की पॉलिसी है, द एंटिटीज पॉलिसी इज टू मेक एन एनुअल ट्रांसफर, तो मतलब वो $70,000 का जो रिवैल्यूएशन है वो कहाँ ट्रांसफर करती है? 70,000 का जो रिवैल्यूएशन है वो एवरी ईयर वो रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल के उसको कहाँ डालती है? रिटेन्ड अर्निंग्स में डालती है, राइट। तो इसका मतलब इक्विटी साइड में ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस था कितना था? 5800,000। इसमें से मैं माइनस कर दूंगी ये 70,000। सो इसका मतलब रिवैल्यूएशन सरप्लस का क्या रहेगा? मेरा रिवैल्यूएशन सरप्लस वो रहेगा 5730,000। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि ये कैसे करेंगे। ठीक है, सो ये 70,000 कहाँ निकल के जा रहा है? ये रिटेन्ड अर्निंग्स का पार्ट बन रहा है, तो ये रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड हो जाएगा। ठीक है, कहाँ ऐड होएगा? रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड हो जाएगा। ओके, चलो अब इस क्लास को मैं यहां पर वाइंड अप कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिस्पोजल ऑफ अ रिवैल्यूड एसेट। ठीक है, हम किससे स्टार्ट करेंगे? विल स्टार्ट विद डिस्पोजल ऑफ अ रिवैल्यूड एसेट से शुरू करेंगे। ठीक है, सो मीनवाइल अब नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने से पहले आप प्लीज मैंने जो जो आज पढ़ाया है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, उसको अच्छे से अब्सॉर्ब कीजिएगा। जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनको एक बार खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, and then start the next lecture. Chalo, hope to see you in the next class now. Meanwhile, keep revising and keep practicing. Bye bye, have a good day ahead.